10 o'clock हो गए हैं. Let's see how many students we have. We'll wait for a few minutes, then we'll start with the lecture. आज हमने heart पढ़ना है, and those who have joined can see the screen. We have both types of heart. This is the anatomical heart, and this is the heart that you think is the heart. So, आवाज आ रही है मेरी? Yes, good. Zarguna, Hasib, are you all well? पढ़े हैं. थोरेक्स की फर्स्ट सब स्टेज में अभी पूरी चेक नहीं की, लेकिन जो मैंने चेक की है मुझे नहीं लगता आप लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं. कुछ ने तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए हुए हैं. जो आप क्वेश्चंस बेटा करते हो ना, जो आंसर लिखते हो, प्लीज टू द पॉइंट लिखा करें. जो उसको मोल्ड करना पड़ता है, जो आपके टेक्स्ट में दिया होता है उसको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यू हैव टू मोल्ड दैट. आपको उसको बताना पड़ता है. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज हार्ट या व्हाट thoracic cage में क्या क्या है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कंप्राइजिंग द thoracic cage, तो आप उस हिसाब से लिखें. ये तो नहीं कि आप बुक की जो है स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर दें. उसके बीच में से हमने एक्सट्रैक्ट नहीं करना, आपने एक्सट्रैक्ट करने करके उसके आंसर बनाना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. तो कोशिश करें आप ये कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला खत्म करें और उस तरह लिखें आंसर. phrase your answer according to the question. That is more appropriate. तो phrase करें अपने question को, जो अपने आंसर को जो पूछा गया है उसके हिसाब से. That is the correct way. और वो तभी हो सकता है जब आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की. तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए गौर से पढ़ें, समझें, लेक्चर्स देखें. बहुत सारी में स्लाइड्स लिखा होता है सब कुछ. दैट इज बेसिकली फॉर यू टू जस्ट कॉपी इट डाउन. जिसका लिम्फेटिक ड्रेनेज थी, मैंने टू द पॉइंट उसका आंसर लिखा हुआ था. पूरी एक लिम्फेटिक ड्रेनेज की स्लाइड बनी हुई है, इसीलिए कि बुक के अंदर कई दफा वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं या नोट्स बनाने पड़ते हैं. तो आई सॉर्ट ऑफ मेक नोट्स और उसकी स्लाइड बना के मैं आपके लिए सामने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते होते हैं. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का तो बहुत, जो मैंने क्वेश्चन चेक किए अभी तक, थोड़े से किए, ज्यादा नहीं किए, तो दे वर नॉट वेरी गुड. और लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपको बताती हूँ कि शुरू जहाँ से होती है वहां से लेके आपने वीनस एंगल तक उसको लेके जाना है. जहां तक वो वेन में ड्रेन नहीं हो जाता लिम्फेटिक, वहां तक आपने बताना है सारा. तो हार्डली 10 मैंने बच्चों के चेक किए होंगे, तो अभी तक तो इतना अच्छा आंसर मुझे किसी का भी नहीं लगा. तो मेरे ख्याल एक बच्चा था जिसने अच्छा किया हुआ था. तो कोशिश करें कि आप अपना जो आंसर है ना फ्रेज करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और आपको ताकि मुश्किल ना लगे. तो लेट्स सी कितने बच्चे आ गए हैं. वी हैव 110. तो हम स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज काफी लंबा है हमारा ये हार्ट का टॉपिक जो है ना. का पेरिकार्डियम हम कर चुके हैं. अब बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है. तो ये मैं जैसा शुरू में कह रही थी कि दिस इज द एनाटॉमिकल हार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. उसके अंदर इतनी वेसल्स हैं और सारा कुछ है. And this is the heart which a young person usually draws, young and old alike, I would say. जो ड्रॉ करते हैं हार्ट के, तो दिस इज सो मच डिफरेंट. तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. एनीवे, so what is the position of the heart? Anatomy mein we have to know the position, what is, where it is located. So it is located in the mediastinum. Ab mediastinum मैंने आपको कहा था, it is the space in the thoracic cavity, thoracic cage, within the thoracic cage, between the two cavities. This mediastinum is the superiorly is the superior thoracic aperture, and inferiorly is the diaphragm or the central tendon. तो इनके दरमियान जो स्पेस रह जाती है, that is the mediastinum. अगर हम इसको ट्रांसवर्स lateral view में देखें तो this is the mediastinum. Now this is the superior thoracic aperture. इसका level है, और this is the transverse thoracic plane. Yes, the other breaks usually. Yes, exactly. And this heart, which जो anatomical heart is very strong. अल्लाह ने इसको बड़ा strong बनाया, ठीक है. अच्छा, anyway, so transverse thoracic plane जो है, this external angle anteriorly and
posteriorly it reaches the lower border of fourth thoracic vertebra or the intervertebral disc between the fourth thoracic vertebra. So superior thoracic appurtenance and the transverse thoracic plane, and then we have the inferior mediastinum which is between the transverse thoracic plane and the diaphragm. अब ये जो inferior वाला है इसको हमने तीन में divide किया हुआ है. Middle में heart है. So the area which is occupied by the heart is the middle mediastinum. उसके anteriorly anterior mediastinum है, posteriorly posterior mediastinum. ये बार-बार मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको confusion कहीं से ना रह सके. अगर आप transverse section देखें तो इसमें आपको ये lungs of pleural cavity नजर आ रही है. This is the heart occupied occupying the middle mediastinum, and this is the posterior mediastinum जहाँ पे आपको डिसेंडिंग एओर्टा भी मिलेगी, ज़ाइगस वेन भी मिलेगी और एसोफेगस भी मिलेगी. और दिस इज द एंटीरियर मीडियास्टिनम. एंटीरियर मीडियास्टिनम में ज्यादा कोई चीजें नहीं होती. स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स होती हैं, अ फ्यू लिम्फ नोड्स और फैट होती है थोड़ी बहुत, और कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो यहाँ पे इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है. मोस्टली जो यहाँ पे नर्व्स और वेसल्स और चीजें हैं वो posterior mediastinum में बहुत सारी हैं और इसकी कंटेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो टुडे वी हैव टू स्टडी द हार्ट. अब हार्ट में होता क्या है, 4 चेम्बर्स हैं. मेरा ख्याल है बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता होगा. लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया. ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये ब्लू बनाया गया है शोइंग के यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा लोअर लिम्ब से और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इनटू द राइट एट्रियम. सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये दोनों जो है एंटर करते हैं राइट एट्रियम में और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं. देन फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल. और यहाँ पे जो वेल्व है ये यहाँ पे एवी वेल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व. बार बार हम पढ़ेंगे. तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है ट्राइकस्पिड वेल्व है. तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर यू टर्न लेगा और ये पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा. अब पल्मोनरी ट्रंक में जो जाता है तो फिर एक वेल्व आता है, पल्मोनरी वेल्व, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, पासेस थ्रू पल्मोनरी वेल्व इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक फिर दो में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं. उसके बाद ये लंग्स में जा रहा है. अब ये आर्टरी है लेकिन इट इज टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ब्लू में दिखाई है. लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लंग यहाँ पे 4 pulmonary veins हैं, 2 from right side, 2 from the left side. आपको पता है, हमने पढ़ लिया है. And these are carrying the oxygenated blood and they enter into the left atrium. Left atrium से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पे जो वेल्व है इसको हम कहते हैं माइट्रल वेल्व. ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे था, इसके 3 कस्प हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं. यहाँ पे जो है ये माइट्रल वेल्व, इसके 2 कस्प होते हैं. एनीवे यहाँ से फिर हार्ट ब्लड जो है यू टर्न लेता है एंड इट गोज इनटू द अयोटा. और लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा जहाँ स्टार्ट होता है यहाँ पे अयोटिक वेल्व है और ये वेल्व जो है फिर अलाउ करता है टू द allows the blood to go into the ascending aorta. This is the ascending aorta और फिर ये arch of aorta है और फिर ये posterior part of the heart से जाके वो thoracic aorta बन जाता है. So these are the basic, this is the basic structure. अच्छा, अब अगर हम समझें कि हार्ट एक चेम्बर है, ठीक है, बट इसकी लाइनिंग भी होगी, ये हमने पहले भी डायग्राम देखा है. जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था, सिरस पेरिकार्डियम, और सिरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर थी और विस्टरल लेयर थी. विस्टरल लेयर इज कवरिंग द हार्ट. अब हार्ट की 3 बेसिकली उसकी लेयर्स होते हैं. आउटर लेयर इज द visceral pericardium which is also the epicardium. जो visceral pericardium है, it is also the outer layer of the heart, it is called the epicardium. फिर आ जाती है muscular layer, ये मसल है, ये सारा मायोकार्डियम है. ठीक है, और मायोकार्डियम यहाँ आपको नजर आ रहा है, थिकर साइड पे दिखाया है वेंट्रिकल में. उसके बाद आज जो इनर लाइनिंग है, ये जो आपको ब्लैक लाइनिंग नजर आ रही है, ये एंडोकार्डियम है. This is the inner lining. So inner lining is endocardium, then myocardium, myo से muscle, और फिर outer layer is the epicardium. So epicardium is also the visceral pericardium जो हमने पहले पढ़ा था. So these are the 3 layers. अब अगर हम बेसिक इसके लिए देखें मसल को, मसल जो हार्ट का है
वो ऐसे लगता है कि कोई अलहदा चीज है एट्रियम और वेंट्रिकल, और किस किस्म की ये इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कंट्रैक्शन द हार्ट अंडरगोस ड्यूरिंग द इजेक्शन फेज। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसको सुपरफिशियल फाइबर्स को हम सेपरेट करें हार्ट के एंटीरियरली, तो वी कैन अनफोल्ड द मसल फाइबर्स। ये आप देखें, इसको इस तरफ हमने इसको अनफोल्ड किया है, अनरैप किया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अनरैप करते चले जा रहे हैं सीक्वेंशली। अगर आप देखें डायग्राम्स को, तो ये हम अनरैप करते चले जा रहे हैं, तो एट द एंड वी सी कि ये सारे मसल फाइबर ये जो है ये एक ही स्पाइरल फॉर्म में, दीज आर द सेम फाइबर्स जो स्पाइरल फॉर्म में मसल चलता चला जा रहा है, और ये अटैच हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक के एरिया में और अयोटा के एरिया में। सो अटैचमेंट इस मसल की भी है। आगे हम देखते हैं इसकी फाइब्रस स्केलेटन होता है हार्ट का। सो पल्मोनरी ट्रंक के एरिया में ये अटैच होता है फाइब्रस रिंग के साथ, जो फाइब्रस स्केलेटन है हार्ट का, उसको वो फाइब्रस स्केलेटन के साथ ये इस एरिया में अटैच होता है, और फिर ये कंटिन्यूस मसल फाइबर्स हैं इन अ स्पाइरल फॉर्म, और फिर ये एयोटिक एंड पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मसल है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू बेसल स्पाइरल और एपिकल स्पाइरल। स्पाइरल फॉर्म में ही है, तो बेसल स्पाइरल है और एक एपिकल स्पाइरल इसको हम कहते हैं। ये बेसल साइड है और एपिकल साइड है। बेसल स्पाइरल जो है दैट फॉर्म्स दी आउटर बेसल, जो है डार्क ब्राउन पार्ट जो आपको ये आउटर बेसल है, और ये इनर एपिकल है। ठीक है, तो आउटर बेसल जो है दैट फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का बनाते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्सटर्नल लेयर आउटर वॉल की बनाती है। सो राइट वेंट्रिकल की आउटर वॉल सिर्फ एक ही लेयर है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आउटर वॉल है उसकी एक्सटर्नल लेयर भी है, इंटरनल लेयर भी है। तो जो आउटर बेसल स्पाइरल पार्ट है, आउटर बेसल स्पाइरल पार्ट, दोनों स्पाइरल हैं, तो जो आउटर बेसल पार्ट है, ये जो डार्क ब्राउन आउटर बेसल पार्ट है, दैट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर, आउटर वॉल की एक्सटर्नल लेयर बनाता है, दैट इज द बेसल स्पाइरल। उसके बाद आपका आ जाता है एपिकल स्पाइरल। दिस डीपर पार्ट, डीपर साइड पे एपिकल है, दैट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द आउटर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। आउटर वॉल की लेफ्ट वेंट्रिकल की दो लेयर्स हैं। एक्सटर्नल लेयर इज फॉर्म्ड बाय द आउटर बेसल, इनर लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डीपर एपिकल। अब ये जो डीपर एपिकल है इसके क्रिस क्रॉसिंग फाइबर्स से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बनाती हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप याद रखें, इतना काफी है याद करने के लिए मसल के। यू हैव टू रिमेम्बर दैट द मसल ऑफ द हार्ट, जो टिपिकली जो वेंट्रिकल्स हैं, दे आर एंकर टू द फाइब्रस स्केलेटन। डिटेल में हम फाइब्रस स्केलेटन भी पढ़ते हैं, फाइब्रस स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। और आउटर बेसल है, इनर एपिकल है, और आउटर बेसल जो है वो दैट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो इनर एपिकल है दैट फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ द इनर लेयर ऑफ द आउटर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब इसका जो मोशन है, इसके जो एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंगिंग मोशन। रिंगिंग मोशन क्या है, ये स्पाइरल फॉर्म में किस लिए बना हुआ है? आप देखें, जिस तरह आप कपड़ा नहीं एक निचोड़ते, कपड़े को आप दोनों स्पाइरल फॉर्म में करके उसको एक, तो इसी तरह ये जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं, इसी तरह ये हार्ट के जो मसल हैं, ये भी हार्ट के मसल जो है वो ब्लड को निचोड़ के बाहर इसको इजेक्ट करते हैं। सो इसमें होता क्या है कि आउटर बेसल पार्ट जो मैंने आपको बताया था, डार्कर साइड जो आउटर बेसल पार्ट, ये हार्ट को क्या करता है, नैरो करता है और शॉर्ट कर देता है। सो हार्ट की जो कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एक तो हार्ट नैरो हो गया और शॉर्ट भी हो गया, तो अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो हार्ट, ब्लड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट इज इजेक्टेड आउट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं और ये ब्लड इज इजेक्टेड आउट। अब इसी कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि ये एक साइड से ये इजेक्शन हो रही है, और इसी की ये जो सीक्वेंशियल रिंगिंग मोशन है, ये जब एपिकल पार्ट पे आती है, इनर एपिकल पार्ट पे आती है, तो क्या होता है, हार्ट जो है वो इलोंगेट हो जाता है और वाइड हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रैक्शन क्या होता है, आउटर बेसल पार्ट से कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ से कंट्रैक्शन शुरू होगी तो क्या होगा, हार्ट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा,
और शॉर्टन हो जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो इजेक्ट कर देगा, ब्लड इजेक्ट करेगा इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। इसी कंटिन्यूएशन, इसी मोशन की, इसी एक्शन की का कंटिन्यूएशन जब ये एपिकल स्पाइरल पार्ट पे आता है तो हार्ट को क्या होता है कि हार्ट जो है वो इलोंगेट भी हो जाता है और इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट जो है वो इलोंगेट होता है और फिर क्या होता है, और मायोकार्डियम जो उसके बाद रिलैक्स हो जाता है, वाइड होता है, इलोंगेट होता है, एंड जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो आ जाएगा इनटू द राइट एट्रियम और फिर ये वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी। तो क्या होता है कि आउटर बेजल पार्ट जब कंट्रैक्ट करता है तो हार्ट जो है वो नैरो होता है, शॉर्ट होता है और रिजेक्ट करता है ब्लड। और जब इनर इनर एपिकल साइड पे जब कंट्रैक्शन पहुंचती है तो क्या होता है कि हार्ट इलोंगेट होता है और वाइड होता है और रिसीव करता है ब्लड। सो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कंट्रैक्शन। एक साइड पे जब आउटर बेजल से होगी तो हार्ट कंट्रैक्ट करते ब्लड इजेक्ट करेगा, वही कंट्रैक्शन व्हेन इट इज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द इनर एपिकल पार्ट, जो ब्लड है वो इट इज टेकन इन, क्योंकि हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो वो ब्लड ले लेगा, वीनस रिटर्न उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द कंट्रैक्शन ऑफ द सीक्वेंशियल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। और हार्ट को आपने देख लिया कि स्पाइरल फॉर्म में था, ठीक है। अब हम फाइब्रस स्केलेटन देखते हैं कि बाकी जो बॉडी में स्केलेटन होता है वो तो हार्ड बोनी स्केलेटन होता है, लेकिन हार्ट हार्ट में वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, हार्ट इज नॉट दैट रिजिड, अल्लाह मियां ने इसको बड़ा नरम बनाया है। तो स्केलेटन भी उसका फिर फाइब्रस स्केलेटन है, इट इज अ टफ फाइब्रस स्केलेटन। ये हमें हमारे लिए जरूरी है बिकॉज वेल्व्स हैं हार्ट के अंदर, तो वेल्व्स को पेटेंट रखने के लिए इसके 3-4 फंक्शंस है फाइब्रस स्केलेटन के, आगे चल के पढ़ते हैं। तो फाइब्रस स्केलेटन में होता क्या है बेसिकली, टफ फाइब्रस टिश्यू है इसमें। इसमें ये 4 रिंग्स हैं, ये रिंग है, ठीक है। लेफ्ट फाइब्रस रिंग माइट्रल वेल्व के गिर्द होता है, और फिर ये राइट फाइब्रस रिंग जो है वो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व के अंदर होगा, और फिर पल्मोनरी वेल्व के साथ एक रिंग है और एक एओर्टिक वेल्व के साथ। ये तो चारों वेल्व के साथ ये 4 रिंग्स हैं। सो वी हैव 4 रिंग्स इन द फाइब्रस स्केलेटन, प्लस वी हैव ट्राइगोन। अब ये ट्राइगोन जो है ये रिंग्स को जो कनेक्ट करता है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो वी हैव द ट्राइगोन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटर एट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल के दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये 2 सेप्टम है हमारे पास, और ये ट्राइगोन है जो आपका क्या लेफ्ट साइड पे ट्राइगोन था और ये राइट साइड पे ट्राइगोन है। तो हमारे पास क्या आ जाता है फाइब्रस स्केलेटन के अंदर, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, 4 फाइब्रस रिंग्स एंड दैट्स अराउंड द orifices ऑफ द वेल्व्स। एक ट्राइकस्पिड वेल्व है, एक माइट्रल वेल्व है, ये दोनों एवी वेल्व्स हैं। उसके बाद पल्मोनरी वेल्व है, पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट में एओर्टिक वेल्व है, एओर्टा के स्टार्ट में। ये 4 वेल्व्स हैं, यहाँ रिंग्स होती हैं, राइट फाइब्रस एट्रियल सेप्टम एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये these 4 are the constituents form the fibrous skeleton of the heart। और फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट की जो मैंने बताया था कि यहाँ जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है पल्मोनरी वेल्व, और जहाँ पे एओर्टिक वेल्व स्टार्ट होता है एओर्टिक वेल्व की, यहाँ पे अटैचमेंट है जो मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट की, मायोकार्डियम की, यहाँ से अटैचमेंट है और यहाँ पे अटैचमेंट है पल्मोनरी वेल्व के एरिया में और एओर्टिक वेल्व के एरिया में। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस जो मसल फाइबर मसल, एक साइड पे इनकी कंट्रैक्शन शुरू होती है, आउटर बेसल में जब होता है तो हार्ट कंट्रैक्ट करता है, इजेक्ट करता है ब्लड, और इनर एपिकल जब पार्ट होता है तो क्या होता है कि वाइड होता है और रिसीव करता है ब्लड। तो हमने यही पढ़ा था अभी तक। ओके, तो ये फाइब्रस स्केलेटन है जहाँ पे मसल फाइबर्स मायोकार्डियम अटैच होते हैं। अभी तक आपको समझ आ रही है?
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं, कुछ मुझे अपना फीडबैक दे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा जी, फाइव क्या, जल्दी से हम फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? कीप्स द ओरिफिस ऑफ द, ओके, वेरी गुड, ओके। अब फाइब्रोस्केलेटन का फंक्शन कंस्टिट्यूशन, और उसके बाद फाइब्रोस्केलेटन की फंक्शन क्या है? इट कीप्स द ओरिफिस ऑफ द एवी व्हिच इज द atrioventricular and the semilunar valves patent, prevents them from over distension। तो ये आपने देखा कि जो चार रिंग्स हैं फाइब्रस स्केलेटन के, दे आर वेल्स, दो एवी वेल्स हैं, दो सेमिल्यूनर। सेमिल्यूनर वेल्स वो हैं जो पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा के बिगिनिंग में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिंग्स हैं, यहाँ पे वेल्स अटैच है। इन वेल्स की एक तो अटैचमेंट होती है फाइब्रस स्केलेटन पे, दूसरा इसको ओवर डिस्टेंशन से बचाते हैं। बिकॉज हार्ट में ऑब्वियसली वीनस रिटर्न अगर ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम बहुत ज्यादा, ओके, फाइब्रस स्केलेटन हम रिपीट कर देंगे, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फिर इजेक्शन इतनी ज्यादा हो जाए कि ओवर डिस्टेंशन हो जाए वेल्स की, ठीक है। एक बार हम इसका फंक्शन कर दें तो हम इसका दोबारा रिपीट भी कर लेते हैं। तो कीप्स दी, एक तो इसकी अटैचमेंट के लिए जरूरी है, इसके कस्प के लिए ऊपर इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द लीफलेट्स एंड कस्प ऑफ द वाल्व। ये भी बात कर ली कि अटैचमेंट के लिए जरूरी है, ओवर डिस्टेंशन के लिए को प्रिवेंट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स द अटैचमेंट ऑफ द मायोकार्डियम। अभी हमने यही पढ़ा है, ठीक है ना, कि अटैचमेंट हम इसको जब अनरैप करते हैं मसल फाइबर को, तो हम देखते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फाइब्रस रिंग ऑफ द पल्मोनरी वाल्व, और अनरैप करते चले जाते हैं तो ये कहाँ पे चैप्टर के एंड होता है? फाइब्रस रिंग ऑफ एओर्टिक वाल्व पे। तो इन दोनों फाइब्रस रिंग के साथ मायोकार्डियम की अटैचमेंट है, हमने उसको अनरैप करके देख लिया। इसकी अटैचमेंट जो है फाइब्रस रिंग ऑफ पल्मोनरी वाल्व से शुरू होती है और फाइब्रस रिंग ऑफ एओर्टिक वाल्व पे खत्म होती है। तो फाइब्रस स्केलेटन क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ लीफलेट एंड कास्प, attachment of myocardium, prevents over distension of the valves, four valves, and also forms electrical insulator। अब इंसुलेटर क्या करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल उसमें कि जो इम्पल्स होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसको दूसरी साइड पे जाने से रोकता है, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन होती है। यहाँ पे भी हार्ट में भी इम्पल्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिकल करंट। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट इम्पल्सेस जो कंडक्ट हो रहे होते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल से, इसमें क्या होता है कि एट्रिया के कैन कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली एंड वेंट्रिकल कैन कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। ये नहीं होता कि इम्पल्स जो है दोनों साइड पे चला जाए और दोनों की सिमिलर मतलब इकट्ठी एट अ टाइम इनकी कंट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि फिर उसकी ऑब्वियसली ब्लड जो है एक फ्लो में एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। सो क्या होता है कि इम्पल्स जो है वो इम्पल्स पहले एट्रिया के थ्रू आता है। कंडक्शन हम जब इसकी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एट्रियम जो है दोनों पहले कंट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में जाता है इम्पल्स, और फिर वेंट्रिकल्स दे इंडिपेंडेंटली कंट्रैक्ट करते हैं। सो कंट्रैक्ट independently and by surrounding and providing passage for the तो मतलब एवी बंडल का है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट, इट अलाउज the independent contraction of the atria and the ventricles, ठीक है, independent contraction of atria and the ventricles, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके ये चार फंक्शंस है। अब फाइब्रस स्केलेटन किसी ने पूछा है तो मैं रिवाइज कर देती हूँ। फाइब्रस स्केलेटन में होता क्या है बेसिक। अच्छा जी, मैं दोबारा पढ़, फाइब्रस थिक फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स अप द फाइब्रस स्केलेटन। इसमें वी हेल को जो सराउंड करते हैं, ये चार हमारे पास फाइब्रस स्केलेटन में चार फाइब्रस ट्राइगोन लेफ्ट साइड पे, राइट फाइब्रस ट्राइगोन राइट साइड पे, part of interatrial septum, membranous part of interventricular septum. These constitute the fibrous skeleton of the heart। और fibrous skeleton of the heart की आगे हमने functions पढ़े थे कि ये क्या करता है। एक तो मायोकार्डियम की अटैचमेंट होती है, valves की अटैचमेंट होती है, prevents over distension of the valve and allows for the independent contraction of the मायोकार्डियम। ये हमने पढ़ लिया।
अच्छा, ये दोबारा मैं आपको दिखा रही थी इसीलिए कि सीक्वेंशियल जो है वो कंट्रैक्शन होती है, यहाँ से कंट्रैक्शन शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। अच्छा जी, अब बेसिक हम पढ़ लें कि हार्ट की आउटर उसकी ग्रॉस एनाटॉमी जिसे कहते हैं, हम पढ़ लें कि हार्ट की ये राइट बॉर्डर है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। अब बेसिकली हार्ट को अगर हम देखें तो हार्ट इज इन अ फॉर्म ऑफ a pyramid. It is in the form of a pyramid. Apex of the heart is on the left side, left fifth intercostal space में इसकी apex होती है। और इन्वर्टेड पिरामिड अगर हम इसको समझें तो ये सॉर्ट ऑफ सही होगा कि दिस इज द एपेक्स, और ऑपोजिट साइड पे अगर पोस्टीरियरली इसको देखें, पोस्टीरियर व्यू देखें, तो बेस इसका जो है ये सॉर्ट ऑफ ये एपेक्स है और बेस इसका पोस्टीरियरली है। पोस्टीरियर व्यू में आपको दिखाऊं तो दिस इज द पोस्टीरियर व्यू, दिस इज द बेस विच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। ज्यादा जो है वो लेफ्ट एट्रियम इसका बेस बनाता है, तो ये एपेक्स है और इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है दैट फॉर्म्स द बेस एक्चुअली। So we have the right border, we have inferior border, we have the left border, and we have the superior border. And this is the apex, and base is basically the posterior surface of the heart. ये anterior surface है, ठीक है, और वो posterior surface है जो back side पे है, that तो ये apex के form में अगर आप इसको देखें। अच्छा, this is the right atrium, और ये एक थोड़ी सी इसकी projection है जिसको हम कहते हैं right auricle। ये बताऊंगी कि ऑरिकल और एट में फर्क क्या है। सो दिस इज राइट एट्रियम और इसी की आगे एक एक्सटेंशन है राइट ऑरिकल। राइट एट्रियम के अंदर एंटर्स द सुपीरियर वेना केवा, एंटर्स द इंफीरियर वेना केवा, दोनों के वेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव है, एंटीरियरली भी सिचुएटेड है, पोस्टीरियरली भी सिचुएटेड है। अभी वॉइस आ रही है सही? अब आवाज ठीक है? आई होप अब अच्छा ओके जी। सो अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि एट्रिया, राइट एट्रियम है, इस साइड पे लेफ्ट एट्रियम है, उसका भी ऑरिकल है। राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम मोस्टली बेस बनाता है, तो यहाँ पे इंटीरियर व्यू में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका लेफ्ट ऑरिकल भी है, ये आपको नजर आ रहा है। तो एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ जो ग्रूव आता है इसको हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस। सो देयर इज अ सल्कस और देयर इज अ ग्रूव डिवाइडिंग द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल व्हिच इज कॉल्ड द कोरोनरी सल्कस, ठीक है, ये कोरोनरी सल्कस जा रहा है। अब ये तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान हो गया। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक ग्रूव है, एंटीरियरली एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। सो आउटर साइड अगर ग्रॉस एनाटॉमी हम देखते हैं हार्ट की, तो आउटर साइड पे आपको you can see a groove dividing the atria and the ventricle, which is called the coronary sulcus, and the two ventricles, which is called the anterior interventricular groove on the anterior side and posterior interventricular groove on the posterior side, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नली ये चीजें नजर आएंगी। उसके अलावा आपको राइट एट्रियम नजर आ रहा है, राइट ऑरिकल नजर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम इंटीरियर व्यू में नजर नहीं आएगा बिकॉज लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द बेस व्हिच इज फॉर्म्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, तो पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर व्यू में आपको नजर आएगा, लेफ्ट ऑरिकल यहाँ आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा आपको पल्मोनरी वेन्स भी नजर आ रही हैं, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ये एओर्टा है कमिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट atrium, or your aortic arch है, superior vena cava into going into the right atrium, inferior vena cava going into the right atrium। अच्छा जी, अब अगर हम बॉर्डर्स पढ़ें, बॉर्डर्स हार्ट के देखें, तो राइट बॉर्डर इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल आता है, लेकिन मोस्टली जो राइट बॉर्डर है दैट इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम। इंफीरियर बॉर्डर मोस्टली मोस्ट ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे एपेक्स के एरिया में इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, बट मोस्टली द इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद एपेक्स जो है दैट इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, left border is formed by the left ventricle, a little bit of left atrium on the top। so ये left border हो गया। उसके बाद superior border जो है, superior border is formed by basically by the ये जो beginning है
आपकी ग्रेट वेसल्स की, बिगिनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, बिगिनिंग ऑफ द असेंडिंग अयोटा, इनकी जो स्टार्ट है, जहाँ से रूट है, यहाँ पे ये सुपीरियर बॉर्डर बनाता है। और कुछ बुक्स में ये भी है कि असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की जो स्टार्ट है, इनका जो रूट है, दैट इज प्रेजेंट इंटीरियरली। ये तो हमने पढ़ा था ना, ये इंटीरियरली होता है, और सुपीरियर वेना केवा थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है। इन दोनों के दरमियान में ट्रांसवर्स साइनस है, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। पोस्टीरियरली इज दी सुपीरियर वेना केवा, और एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक इंटीरियर है, और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस होता है। तो ये वाला जो एरिया है, दैट फॉर्म्स द सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल, आप कह सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल, right border is formed by the right atrium, a little bit of right ventricle, inferior border is formed by the right ventricle, mostly a little bit by the left ventricle. Apex is formed by the apex is formed by the left ventricle, left border is formed by the left ventricle and the left atrium. Coronary sulcus is the groove separating the two atria from the two ventricles. Coronary sulcus ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, this is the coronary sulcus. ये लेफ्ट और राइट एट्रियम को लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, ठीक है। आपको दोबारा दिखा दो, दिस इज द कोरोनरी सल्कस, ये सेपरेट कर रहा है एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल, दिस इज द कोरोनरी सल्कस। अच्छा, ये बेसिक चीजें होंगी। एपेक्स इज फॉर्म बाय द इंफ्रालैटरल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एपेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एपेक्स ऑफ द हार्ट मिलेगा, और वहां पे अगर आप ऑस्कल्टेट करें तो वहां पे आपको माइट्रल वाल्व की आपको हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व जब होती है तो फर्स्ट हार्ट साउंड वहां आपको सुनाई देती है। तो और एपेक्स जो है रिमेन्स मोशनलेस थ्रू आउट द कार्डियक, हार्ट तो कॉन्स्टेंटली पंप कर रहा है, एपेक्स जो है वो मोशनलेस रहता है। ये आपको पोस्टीरियर सरफेस नजर आ रही है, पोस्टीरियर सरफेस इज बेसिकली फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम सारा पोस्टीरियर साइड पे। इसके अंदर आप देखें 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड से। A little bit of right atrium is also forms the posterior surface or the base of the heart, लेकिन mostly left atrium में थोड़ा सा right atrium जो है वो भी base बना देता है। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रही हैं, इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में आ रहा है, और सुपीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सुपीरियर, ये जो है पल्मोनरी ट्रंक सेपरेट हो रहा है इनटू पल्मोनरी आर्टरीज और arch of aorta giving of the biggest phallic trunk, left common carotid and left subclavian artery, ये तीन जो है arch of aorta से निकलती हैं arteries। अच्छा, the base of the heart is the posterior aspect opposite to the apex, formed mainly by the left ventricle, a small contribution by the left atrium, small contribution by the right atrium. Faces posteriorly towards the bodies of the vertebra T6 to T9। अगर मैं आपको दोबारा वो दिखाऊं, आपको यहाँ पे रखना चाहिए थी वो मुझे, ये तो ये पोस्टीरियर सरफेस है T6 से लेके T9 तक, 7, 8, 9। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज ऑपोजिट दिस T6, 7, 8, 9, और इनके बीच में देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट एंड द T6 and T9. Posterior base of the heart faces posteriorly towards the body of vertebra T6 to T9, ठीक है। And it is separated from these thoracic vertebrae by pericardium, क्योंकि हार्ट के आउटसाइड बिल्कुल एक तो पेरिकार्डियम है, फिर ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस है, ये मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एट्रियम के बैक साइड पे ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस है पेरिकार्डियम के अंदर, फिर पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एसोफेगस भी है, अयोटा भी है। There are structures present in the posterior mediastinum, which are between the heart and the thoracic vertebra T6 to T9. So posterior surface of the heart is formed by left atrium, a little bit by right atrium, and separated from the body of the T6 and T9 vertebrae by pericardium, oblique pericardial sinus, esophagus and aorta. ये इसकी इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली वेगस नर्व भी होती है एसोफेगस के, और एजाइगस वेन भी होती है,
अच्छा, extending superiorly to the bifurcation of pulmonary trunk and inferiorly to the coronary sulcus. अब बेस ऑफ द हार्ट की सुपीरियरली क्या होगा? बाइफिकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ये इसका सुपीरियर एंड होता है, और इंफीरियर एंड होता है कोरोनरी सल्कस पे, क्योंकि कोरोनरी सल्कस के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल शुरू हो जाता है ना, ठीक है, तो इंफीरियर इसका वो होगा जहाँ पे कोरोनरी सल्कस है। ओके, receives pulmonary vein on the right side and the left side, मैंने आपको बताया था लेफ्ट एट्रियल पोर्शन में, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा जो है वो राइट एट्रियल पोर्शन में। तो ये बेस ऑफ द हार्ट की थोड़ी सी उसके मेन पॉइंट्स हैं कि बेस इज फॉर्म बाय द एपेक्स, तो मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है ये, और 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन, रिमेन्स मोशनलेस थ्रू आउट कार्डियक साइकिल। और यहाँ पे अगर आप स्टेप लिखें तो mitral valve की contraction यहाँ आपको सुनाई देगी। Base जो है it is opposite on the posterior, forms the posterior surface of the heart. Posterior surface is also the base of the heart, is separated from T6 to T9। और यहाँ पे क्या चीजें होती हैं? पेरिकार्डियम होता है, ब्रीक साइनस होता है, एसोफेगस है, एओर्टा है, जाइगस वेन है, यहाँ पे होती है। और posterior surface or the base is formed by the left atrium, little bit by the right atrium, and you can see the opening of the inferior vena cava, superior vena cava, and the pulmonary veins। तो ये हो गई आपकी बेस ऑफ द हार्ट। सर्फेसेस देखें तो इंटीरियर सर्फेस आती है एक, इसको हम स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस भी कहते हैं, इट इज द इंटीरियर सर्फेस। इंटीरियर सर्फेस जो है स्टर्नम की तरफ आती है जाहिर है, तो उसको हम स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस भी कहते हैं। तो इंटीरियर सर्फेस इज मोस्टली फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। अगर आप दोबारा देखें तो ये इंटीरियर सर्फेस मोस्टली राइट वेंट्रिकल बनाती है। ओके, उसके बाद डायफ्रेगमेटिक और इंफीरियर सर्फेस। इंफीरियर सर्फेस इज मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्मॉल बिट बाय द a little bit by the right ventricle. Anterior sternocostal surface, right ventricle. Inferior surface, left ventricle, a little bit by right ventricle, and this inferior surface or the diaphragmatic surface is attached to the central diaphragm, central tendon of the diaphragm। ये बड़ी strong attachment यहाँ पे होती है, ठीक है। It is related, जो मैंने आपको fibrous pericardium बताया था, वो directly attach होता है इसके साथ। तो यहाँ पे it is related to central tendon of the diaphragm। Right pulmonary surface is formed by the right atrium, right pulmonary surface, right lung को face जो करती है वो right एट्रियम फेस करता है, और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्टली फेस करता है, क्योंकि राइट जो लेफ्ट एट्रियम है वो तो बेस बना रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है दैट फॉर्म्स द लेफ्ट पल्मोनरी सर्फेस, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बेस बना रहा है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो बेस बना रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट सर्फेस बना रहा है, राइट सर्फेस जो है वो बना रहा है राइट एट्रियम। पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट, बेटा ये आपको पता चलेगा, पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट जो है वो पेरिकार्डियम और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम और डायफ्राम के दरमियान में कहते हैं लिगामेंट है, जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने सर्फेस पढ़ ली। एंटीरियर सर्फेस है, एक्सटर्नल कॉस्टल डायफ्रेगमेटिक सर्फेस है, इंफीरियर सर्फेस है, राइट एंड लेफ्ट मंडरी सर्फेसेस है, हमने इसके बॉर्डर्स भी पढ़ लिए हैं। ये अगर आप देखें तो ये डायफ्रेगमेटिक सर्फेस है, नीचे सेंट्रल टेंडन के साथ इसकी इसका अटैचमेंट है, राइट बॉर्डर है, और राइट सरफेस राइट एट्रियम से बन रही है। इसके लेफ्ट बॉर्डर है वो लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल, और थोड़ा सा अपर साइड पे लेफ्ट एट्रिया था, लेकिन लेफ्ट सरफेस जो है वो सारी राइट लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। पोस्टीरियर जो बेस है दैट इज फॉर्म बाय दी बेस जो है वो बनाता है लेफ्ट एट्रियम। ये पोस्टीरियर सरफेस आपको ये नजर आ रही है। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ये पल्मोनरी वेन्स एंटर हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बॉर्डर्स में हमने पढ़ लिए थे। बॉर्डर्स, राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम एक्सटेंड इन बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये आपको सुपीरियर इंफीरियर ये राइट बॉर्डर नजर आ रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के दरमियान राइट बॉर्डर है। उसके बाद आपको इंफीरियर बॉर्डर मेनली बाय द राइट वेंट्रिकल, स्लाइटली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था इंफीरियर बॉर्डर। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर की बात हो गई है। superior border is formed by the right and left atria and auricles in the anterior view. Ascending aorta and pulmonary trunk emerge from this border. तो ये अगर आप लिखें बेसिस ऑफ द ग्रेट वेसल्स, पल्मोनरी ग्रेट वेसल्स में क्या आता है? पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग एओर्टा एंड सुपीरियर वेना केवा। तो ये भी ठीक होगा कि सुपीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द बेसिस बाय द origin form near the origin of the
or by the basis of the great vessels. Posterior to aorta and pulmonary trunk and anterior to superior vena cava, ये जहाँ पे transverse pericardial sinus है, this is the area that forms the superior border of the heart. ये बात हो चुकी है पहले. अच्छा जी, अब हम अंदर देखते हैं. When you open the heart, we have to study the heart structures inside of the structure of each of the four chambers of the heart. Start हम कर लेते हैं, खत्म ना भी हुआ तो next lecture में हम ले जाएंगे इसको. तो we start with the right atrium. अब राइट एट्रियम में क्या है? सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रही है, इंफीरियर वेना केवा एंटर हो रही है. ठीक है. राइट एट्रियम बेसिकली जब आप व्हेन यू ओपन द हार्ट फ्रॉम द एंटीरियर साइड, ये इसको ओपन करके इसका फ्लैप जो है यहाँ पे था, इसको यहाँ पे कट लगा के ओपन करके इसको फ्लैप खोला गया है. तो राइट एट्रियम मैंने बताया था, एक तो इसकी मेन एट्रियम है, मेन जो राइट एट्रियम का चेंबर है, साथ उसके एक ऑरिकल है. मैंने बताया था कि राइट ऑरिकल है. नाउ दिस राइट ऑरिकल इज द बेसिकली शोज द, इट इज द प्रिमिटिव एट्रियम. ठीक है. जब हार्ट की आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फीटस में जो बेसिक जो एट्रियम था, प्रिमिटिव ओरिजिनली जो एट्रियम था, इट इज दिस, ये वाला जो ऑरिकल है, ये वाला सिर्फ एट्रियम था. उसके बाद ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनोसिस, which also becomes the part of the right atrium. तो ये जो smooth walled है, this develops from the sinus venosus, which is the smooth walled, and this is the trabeculated part. इनको हम, ये मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये these are called pectinate muscles. रफ जो वॉल है, ये ऑरिकल की है. So main chamber of the right atrium is smooth walled, formed by the sinus venosus, smooth walled है. और ये जो roughened wall है, formed due to the pectinate muscles, this wall is of the right auricle. ठीक है. तो right auricle is originally the primitive atrium. अब ये roughened wall के ये रफ वॉल है और ये स्मूथ वॉल है, इन दोनों के दरमियान में जो डिमार्केशन है, इट इज क्रिस्टा टर्मिनालिस. दिस इज अ क्रिस्ट रिज, क्रिस्टा टर्मिनालिस ऑन द इनर साइड. आप एट्रियम खोलें तो इनर साइड पे ये आपको क्रिस्टा टर्मिनालिस, ये रिज नजर आएगी. इस रिज के एक साइड पे रफंड वॉल है जो पेक्टिनेट मसल की तरफ वजह से रफंड है, एंड दिस इज द वॉल ऑफ द ऑरिकल, राइट ऑरिकल. और दूसरी साइड पे स्मूथ वॉल्ड है. ठीक है. दिस इज द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम. ये तो इनर साइड पे आपको क्रिस्टा टर्मिनालिस नजर आएगी, रिज. आउटर साइड पे भी आपको एक इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रूव नजर आएगा, इसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं. तो आउटसाइड पे अगर आप हार्ट के देखें तो ऑरिकल और एट्रियम के दरमियान एक ग्रूव नजर आएगा, विच इज द सल्कस टर्मिनालिस. और इनर साइड पे ये आपको रिज नजर आएगी, विच इज द क्रिस्टा टर्मिनालिस. एंड दीज on the outer side sulcus terminalis, inner side crista terminalis, they separate the right auricle from the left, from the right atrium. राइट ऑरिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम. ये भी हम राइट साइड राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं. एक पार्ट इसका जो है रिजेस है वॉल में पेक्टिनेट मसल की वजह से. दिस इज द ऑरिकल एंड दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्मूथ वॉल विच इज द एट्रियम बाय दिस क्रिस्टा टर्मिनालिस ऑन द इनर साइड एंड सल्कस टर्मिनालिस ऑन द आउटर साइड. अब ये जो स्मूथ वॉल्ड है, इसको अगर हम देखें तो हमने इसको ओपन किया है क्योंकि द लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द बेस ऑफ द हार्ट. तो जब हम ओपन करते हैं तो ये पोस्टीरियर साइड पे उसकी और पोस्टीरियर से जो हमें वॉल नजर आ रही है, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, बिकॉज इसके बैक साइड पे इसके पोस्टीरियरली इज प्लेस्ड द लेफ्ट एट्रियम. तो इसलिए दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है. अब ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये डिप्रेशन नजर आ रहा है. दिस डिप्रेशन इज ऑफ द ओवल फॉसा. ये ओवल फॉरमन यहाँ पे होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट फीटल लाइफ में. यहाँ पे एक फॉरमन होता है, ओवल फॉरमन, जहाँ से ब्लड जो है पासिस फ्रॉम द राइट साइड इनटू द लेफ्ट एट्रियम. क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड फीटल साइड, फीटल लाइफ में नहीं जाता, बहुत थोड़ा जाता है, नहीं जाता. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजनेशन, राइट वेंट्रिकल से तो लंग्स में ब्लड जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, तो हमें ऑक्सीजनेशन, अभी लंग्स तो काम कर नहीं रहे, तो ब्लड जो है राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है थ्रू दिस ओवल फॉरमेन ड्यूरिंग फीटल पीरियड. लेकिन
एडल्ट में क्या है, आफ्टर बर्थ, फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ ये जो है बंद हो जाता है फोरामेन. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल फॉसा. यहाँ पे एक डिप्रेशन सी रह जाती है और फोरामेन बंद हो जाता है. दिस इज द ओवल फॉसा इन द एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टम. तो ये आपको यहाँ ये नजर आएगा. अब दूसरी चीज क्या है, एक तो इंटर एट्रियल सेप्टम में आपको ये नजर आ रहा है. मैंने आपको ऑरिकल और एट्रियम के दरमियान रिजेस बता दी, डिफरेंस बता दिया. अब एट्रियम के अंदर जो स्मूथ वॉल्ड है opens the superior vena cava and the inferior vena cava. ये inferior vena cava की ओपनिंग है, ये superior vena cava की ओपनिंग है. both of these open into the smooth walled right atrium. ठीक है, ये खुलता है. प्लस एक और ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की. कोरोनरी साइनस जो है दैट ब्रिंग्स वीनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ. जो हार्ट की वीनस ड्रेनेज है वो ये कोरोनरी साइनस जो है वो ब्लड लेके आता है. तो ये तीन ओपनिंग्स आपको राइट एट्रियम में नजर आएंगी. इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग. कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड द एवी वेल्व, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व पड़ा हुआ है. ठीक है, तो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द इंफीरियर वेना केवा, ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड द एवी वेल्व. तो ये आपको राइट एट्रियम के बारे में काफी सारी चीजें पता चल गई. ठीक है, अब होता क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है, ये इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है और ये ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है. यहाँ से एट्रियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा ब्लड. सो साइनस वेनेरम, दिस इज द स्मूथ पार्ट जो साइनस वेनोसस से बनता है. स्मूथ थिन वॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट जहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा कोरोनरी साइनस ओपन होता है. ऑरिकल इज द रफ पार्ट, पेक्टिनेट मसल्स हैं उसमें. Mostly forms the anterior wall, right AV orifice through which the right atrium discharges blood into right ventricle. Smooth and rough part are separated by crista terminalis inside, sulcus terminalis outside. अब सुपीरियर वेना केवा की किस कहाँ पे ओपन करता है, जो आप सरफेस एनाटॉमी जब पढ़ते हैं तो सुपीरियर वेना केवा का लेवल जो है राइट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के एरिया में इसकी ओपनिंग है. मतलब राइट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज जहाँ पे है उसकी बैक साइड पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हार्ट के अंदर होगी. ठीक है, तो अगर आपने सरफेस एनाटॉमी करनी है, आपको सरफेस में होती है, सरफेस एनाटॉमी में पूछी जाती है, तो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग अगर कोई पूछे तो इट इज प्रेजेंट इन द एट द एरिया ऑफ राइट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज. इस एरिया में इसकी सरफेस जो एनाटॉमी है जो राइट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के अंदर ओपन नहीं करती सुपीरियर वेना केवा, इट ओपन्स इन द राइट एट्रियम. बट इस लेवल पे ये एरिया है जहाँ पे ये थर्ड राइट कॉस्टल कार्टिलेज की बैक पे वो एरिया है जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा ओपन करेगी. ठीक है, इंफीरियर वेना केवा जो है फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज की एरिया में ओपन करती है, के लेवल पे ओपन करती है. सुपीरियर वेना केवा थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ओपन है, इंफीरियर वेना केवा फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ओपनिंग है. कोरोनरी साइनस जो है इट इज बिटवीन राइट एवी ऑरिफिस एंड इंफीरियर वेना केवा के ऑरिफिस मैंने आपको बता दिया था. इंटर सेप्टम में डिप्रेशन है, ओवल फॉसा है. अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ रही है राइट एट्रियम में क्या क्या था? हाँ जी, समझ आ गई अभी तक आपको कि राइट एट्रियम में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि उसके अंदर इफ यू ओपन द राइट एट्रियम तो आपको क्या क्या नजर आएगा? सो गए हैं बच्चे, किधर गए हैं? ओके, गुड इनफ. तो आपको अरूज ने तो मुझे बताया कि अभी तक उसको समझ आ रही है. बाकी भी प्लीज बताएं आपको समझ आ गई राइट एट्रियम के अंदर क्या क्या था. हमने जब उसको खोला तो हमें ऑरिकल और साइनस वेनेरम में क्या फर्क नजर आया, उसमें क्या क्या चीजें थी. और गुड. अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ. तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, हम राइट वेंट्रिकल की तरफ चले जाते हैं. अब एवी वेल्व है यहाँ पे. राइट वेंट्रिकल जब आप खोलते हैं तो राइट वेंट्रिकल के आप अंदर देखें तो बहुत सारी गिचमिच चीजें आपको नजर आ रही हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि एवी वेल्व जो राइट साइड पे है ट्राइकस्पिड वेल्व है. दैट मींस कि इसके तीन कस्प हैं. ठीक है, एंटीरियर कस्प है, पोस्टीरियर कस्प है और एक सेप्टल कस्प है. ये आप याद रखिए कि सेप्टम की साइड पे है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सेप्टल कस्प है. अब ये कस्प क्या है? एक कप शेप, बुक में लिखा हुआ है जैसा पैराशूट है, एक कप शेप वेल्व्स है
तीन कप्स होते हैं उसके, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल है, कि इसलिए इसको ट्राइकस्पिड भी कहा जाता है। अब इसके जो कस्प है उसके कनकेविटी के साथ ये कॉर्ड्स नजर आ रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड कॉर्डेट टेंडने और टेंडनस कॉर्ड, ये कॉर्डेट टेंडने, और ये इनके एक साइड पे ये कस्प के साथ अटैच है, दूसरी साइड पे ये मसल्स के साथ अटैच है। पिपिलरी मसल्स इनको कहते हैं, जो अराइज करती हैं फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। अब ये पिपिलरी मसल्स भी इसी तरह, एंटीरियर पिपिलरी मसल जो है वो कॉर्ड्स के साथ अटैच होगा, और एंटीरियर पिपिलरी मसल जो है वो दो तीन तीन जो है मसल्स होते हैं, एंटीरियर पिपिलरी मसल है, पोस्टीरियर पिपिलरी मसल है, और सेप्टल पिपिलरी मसल है। जिस जिस तरह के कस्प है इसी तरह के पिपिलरी मसल्स भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जो एंटीरियर पिपिलरी मसल है उसके जो कॉर्डेट टेंडन है, जो उसके एपेक्स से निकल रहे हैं, ये जो टेंडनस कॉर्ड्स निकल रहे हैं, कॉर्डेट टेंडन इन्हें हम कहते हैं, ये एंटीरियर पिपिलरी मसल के जो कॉर्ड्स हैं वो एंटीरियर कस्प के साथ भी अटैच होंगे और पोस्टीरियर के साथ भी अटैच होंगे। सो एक पिपिलरी मसल के जो कॉर्ड्स हैं दे आर अटैच टू टू कस्प्स, ठीक है। So anterior papillary muscles, cords, chordate tendonae arising from the apex of the anterior papillary muscle will be attaching to two cusps. Similarly, posterior papillary muscles हैं, उसके जो cords हैं, they will attach to two. Septal के साथ हो गए, posterior के साथ हो गए. Similarly, जो septal जो papillary muscle होगा, उसके जो chordate tendon है, वो भी दो के साथ attach होंगे. तो एक पेपिलरी मसल, जिसका तीन कस्प है, तीन पेपिलरी मसल्स हैं, लेकिन एक पेपिलरी मसल के जो कॉर्ड्स हैं वो दो कस्प के साथ अटैच है। इनसे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कस्प तो ओरिजिनली कप फॉर्म में उनके कनकेविटी टुवर्ड्स एट्रियम है, लेकिन ये होता है कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये कस्प को एट्रियम के अंदर, क्योंकि प्रेशर होगा वेंट्रिकल में, तो कस्प एट्रियम के अंदर जा सकते हैं उस, ठीक है। तो ये कस्प को प्रिवेंट करते हैं, इस कस्प को दे प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। ये नहीं होता कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे और ब्लड एक तरफ तो एओर्टा की तरफ जा रहा है और एक राइट और लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जा सकता है। तो इट प्रिवेंट्स द रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड। रीगर्जिटेशन का मतलब है इट प्रिवेंट्स द flowing of blood from the ventricles into the atrium. So we have three cusps, or three हमारे पास papillary muscles हैं, anterior, posterior, septal, but the chordate tendonae of each muscle, papillary muscle arising from each of the apex of the each of the papillary muscle are attached to the two cusps. Oval fossa जो it is just a depression in the interatrial septum, और ये depression it is located at the point where oval foramen was present during fetal life. वहाँ foramen होता है, opening होती है between the right and left atrium, जहाँ से blood right atrium से left ventricle में चला जाता है during fetal period, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे fetal जो circulation, तो fetal period में यहाँ foramen होता है, लेकिन जब birth होती है after a few hours of birth ये ओवल फोरामेन बंद हो जाता है, और ये जो डिप्रेशन है ये वो जगह इंडिकेट करती है कि जहाँ पे ओवल फोरामेन ओरिजिनली प्रेजेंट था, अब ये बंद हो गया, ठीक है। दैट इज ओवल फोसा, जस्ट अ डिप्रेशन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि तीन कस्प हैं और इन तीन कस्प टेंडने अटैच है, और एंटीरियर कस्प है तो एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल कस्प है, तो सिमिलरली एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल हमारे पास पेपिलरी मसल्स हैं, और they are arising from the muscular wall of the right ventricle, or from the apex of each papillary muscle chordate tendonae arise. These are tendinous cords which are attached to the cusp. एक papillary muscle जो है वो it is attached to the cusp of two cusps of the valve, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद muscular ridges हैं बहुत सारी जो आपको नजर आएंगी वेंट्रिकल के अंदर। मस्कुलर रिजेस हैं बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेबिकुले है, मस्कुलर रिजेस हैं जिनको आप कहते हैं ट्रेबिकुले। इन ट्रेबिकुले में से there is one very prominent thick trabecula which is called the septomarginal trabecula. This septomarginal trabecula comes from the interatrial septum and goes directly to the anterior papillary muscle. ये जो है कंडक्ट करता है impulses directly, जल्दी कंडक्ट कर लेता है from the यहाँ पे कंडक्टिंग जो आप कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द हार्ट जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच आती है कंडक्टिंग की
तो यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच जो है वो डायरेक्टली लेके आता है सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला जो है वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द हार्ट का जो इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है हार्ट की, उसको ये डायरेक्टली सेप्टम से डायरेक्टली एंटीरियर पेपिलरी मसल पे ले आता है, यानी जल्दी कंडक्टिंग टाइम स्टॉप हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है. सो सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला इज द थिक मस्कुलर रिज starting from the interventricular septum going towards the anterior papillary muscle, shortens the time of the conduction of the impulse of the heart. तो ये एक ज्यादा मोटा ट्रेबिकुले है. बाकी we have many trabeculae and the papillary muscle arise from these trabeculae, and तीन papillary muscle है corresponding to the three cusps. On from the apex of the each papillary muscle chordae tendineae arise, which attach to the two cusps. Each papillary muscle is attached to two cusps, which prevents the regurgitation of blood from the ventricle to the atrium. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये हो गई. अब इसमें होता क्या है कि ब्लड जो है एवी वेल से आ रहा है, ठीक है, एंड इट हैज टू गो टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक. अब राइट एट्रियम में भी ये तो रफ एंड एरिया है, यहाँ पे ट्रेबिकुला भी है, यहाँ पे पेपिलरी मसल्स भी हैं, यहाँ पे कॉर्डा टेंडिने भी है, ये सारी चीजें हैं. दूसरी साइड पे वी हैव वेरी स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जिसको हम कोनस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं, इन्फंडिबुलम भी कहते हैं. ये स्मूथ पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये सारा राइट वेंट्रिकल है. ये रफन पार्ट है, ये स्मूथ पार्ट है. अब ये स्मूथ पार्ट, इसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम और कोनस आर्टेरियोसिस. दिस इज द आउटफ्लो पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल. दिस इज द इनफ्लो पार्ट, जहाँ पे एवी वेल्व है, एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, इनफ्लो हो गया, और फिर यू टर्न लेके यहाँ से आपको नजर आ रहा है, यहाँ से यू टर्न लेके इट इज गोइंग टुवर्ड्स द फ्रॉम द स्मूथ पार्ट पे कोनस आर्टेरियोसिस के एरिया से ये पल्मोनरी ट्रंक पे चला जाता है. और ये जो यू टर्न है ये तकरीबन 140 डिग्री एंगल बनता है, जहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये इनफ्लो पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल है, and this is the roughened part, or ye outflow part is the smooth part, which is called the conus arteriosus, and this continues into the pulmonary trunk. और ये जो यू टर्न ब्लड ले रहा है ये तकरीबन 140 डिग्री का यू टर्न है. तो right ventricle form the largest part of the anterior surface of the heart and small part of the diaphragmatic surface, and the whole entire inferior border of the heart. अच्छा जी, सुपीरियरली टेपर्स एट्रियल कोन, कोनस आर्टेरियोसिस, जहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में फेंक देता है. इंटीरियरली इरेगुलर मसल की एलिवेशंस हैं, जिनको हम ट्रेबिकुलर कार्निया कहते हैं, मस्कुलर एलिवेशंस हैं, और इनमें से सबसे एक बड़ा सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला है, जिसका मॉडरेटर बैंड भी कहते हैं. इट्स अ बिग मसल बैंड व्हिच अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये एंटीरियर पेपिलरी मसल की तरफ चला जाता है. मैंने आपको दिखा दिया. दिस इज टू फैसिलिटेट द कंडक्शन. It carries part of the right branch of the AV bundle. ये conducting part of the heart की एक AV bundle है, atrioventricular bundle. Facilitate करता है conduction. ये जो septomarginal trabecula, which is one of the largest trabecula of the right ventricle. Thick muscular ridge है, supraventricular crest that separates the smooth and the trabeculated part of the right ventricle. Supraventricular crest यहाँ पे होता है, ये supraventricular crest है, ये smooth और rough part को separate करती है. जिस तरह यहाँ पे sulcus terminalis था right atrium में, इस तरह यहाँ पे supraventricular crest है जो smooth और rough part को separate करता है. अच्छा, tricuspid orifice जो है, this lies at the level of fourth and fifth intercostal space. ठीक है, ये जरूरी है आपको याद करना ये सारी बातें surface anatomy के लिए. तो tricuspid orifice lies at the level of fourth and fifth intercostal spaces. Right AV orifice is surrounded by fibrous skeleton of the heart. ये तो orifice जो है, ये आपको पता है कि valves जो हैं, they are surrounded by fibrous skeleton, और इनके cusp जो हैं, they are attached to the rings. Bees are attached to the fibrous ring. ये वही बात होगी. तो यहाँ तक हो गया आपका राइट वेंट्रिकल. तो वी हैव फिनिश्ड द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं? टेंडिनस कॉर्ड मैंने आपको बताया, पेपिलरी मसल्स है, एंटीरियर पेपिलरी मसल इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट, और इसके जो टेंडिनस कॉर्ड है, ये कॉर्डेड टेंडिन है, ये अटैच होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर कस्प के साथ. पोस्टीरियर जो है
इसके जो टेंडेंस है वो अटैच होते हैं पोस्टीरियर और सेप्टल कस्प के साथ, और जो सेप्टल पेपिलरी मसल है इसके जो कॉर्डेट टेंडन है दे आर अटैच टू एंटीरियर एंड सेप्टल कस्प। ये आपको बताया था कॉर्डेट टेंडन दो कस्प के साथ अटैच होंगे, तो एंटीरियर वाली जो है एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ कस्प के साथ हो जाते हैं, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल के जो है पोस्टीरियर और सेप्टल के साथ, और सेप्टल पेपिलरी मसल के जो कॉर्डेट मैम टाइम टेंडन है हो वो चुका है। एंटीरियर और सेप्टल का। ओके बस ये लास्ट खत्म हो गया। अच्छा, तो these cords are attached to the two cordate tendon है जो दो के साथ अटैच होते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं regurgitation of the और inflow तो मैंने डिस्कस करेंगे, तो ये आप प्लीज है कि आपको तभी याद रहेगा। ओके बाय फॉर नाउ।